हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से रोटेशनल डायनेमिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाने आया हूं। और इस टॉपिक में इस वीडियो में हम जो है एक्चुअल में बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ा था जो कि था डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसके कॉन्सेप्ट को भी जो है हम एक जेई के क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होंगे इस वीडियो में। अब देखिए, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, आप सभी को फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहूंगा और मैं उस चीज को रिकॉल कराना चाहूंगा जो आपने पहले ही पढ़ी हुई है 11th स्टैंडर्ड में। आपने ये चीज पढ़ा होगा, जब बॉडीज ट्रांसलेशन मोशन करती है दो बॉडी, तो फिर एक सिचुएशन उसमें ये आता है कि अगर मैं दो बॉडीज को एज अ सिस्टम कंसीडर कर लूं और उन बॉडीज पर या फिर उस सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम में जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। मींस देखिए, ये दो बॉडीज हैं, ठीक है, मान लेते इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है, और ये दोनों किसी वेलोसिटी मान लेते v1 से ये अप्रोच कर रही है इसकी तरफ और ये v2 से इसे अप्रोच कर रही है, ठीक है। और ये जो हैंड है मेरा, वो तो सिर्फ इन दोनों के मोशन को दर्शाने के लिए है। आप ऐसा समझिए कि ये दोनों जो है अपने आप ही ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इन दोनों बॉल्स को एक सिस्टम कंसीडर कर लूं, अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये दोनों जो है एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद ये जो है कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद फिर क्या होगा, इन दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाएगा और ये जो है किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए, कोलिजन के बाद क्या हुआ, इन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई। बट अगर मैं बात करूं, ये दोनों को अगर मैंने एज अ सिस्टम माना हुआ है, तो क्या बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी? नहीं लगी। बस जब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड किए तो इसने नॉर्मल रिएक्शन इस पर मारा और इसने नॉर्मल रिएक्शन इस पर मारा, तो बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं की है। ये मेरे हैंड को आपको कंसीडर नहीं करना है, ये मैं एक्चुअल में बता रहा हूं कि इन दोनों में मोशन एक्चुअल में कैसा हो रहा होगा, बस उसके लिए मैं हैंड यूज कर रहा हूं। अदरवाइज अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग बात करूं, तो यहां पर जो है इस सिस्टम के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेरा मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। आई होप सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो रिकॉल हो गया होगा। अब ट्रांसलेशन मोशन के केस में हमने देखा हुआ है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करती, इसका मतलब क्या है, मैं सिस्टम पर ये मान सकता हूं कि मेरा लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। वैसे ही अगर मैं ट्रांसलेशन मोशन के बजाय रोटेशनल मोशन को लेकर आ जाऊं, तो अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं, अगर मेरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है, तो मैं ये बोल दूंगा कि उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है भैया वो कंजर्व्ड है। तो ये तो हुई जस्ट स्टेटमेंट वाली बात। पहले हम क्या करते हैं, उसको डिराइव कर लेते हैं, तो फिर बेटर वे में चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला देखा है कि एंगुलर मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, m इंटू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं m को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू वेक्टर r इंटू m इंटू वेक्टर v, ठीक है। अब देखिए, यहां पर इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू v क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो देखिए ये टर्म कैसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। हाँ भैया, ये तो चीज क्लियर है, क्योंकि m इंटू v, m इंटू वेलोसिटी वेक्टर मुझे क्या देता है, मोमेंटम देता है। तो ये चीज तो क्लियर है, बहुत इजी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन आई है ना मेरे पास, उसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव इसका ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो देखिए, जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ध्यान से देखिए, ये स्टेप को मैं आगे लिखता हूं। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो राइट में भी क्या ले रहा हूं, उसका ही डेरिवेटिव, मींस राइट साइड के टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, हम जो है कैसे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है,
कि डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू बी डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ टी, मीन्स ये टर्म का जो है एक्चुअल में मुझे डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं ले सकते, हम जो है u इंटू वी रूल से जाएंगे। u इंटू वी रूल क्या कहता है कि पहले भैया आप जो है क्या कर लो, u का डेरिवेटिव ले लो v को कांस्टेंट रखते हुए, प्लस आप u को कांस्टेंट रखो इंटू v का डेरिवेटिव। तो वही चीज जो है मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। तो देखिए मेरे पास दो टर्म है, जैसे u इंटू v था वैसे ही जब मैं a इंटू b टर्म का डेरिवेटिव ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो u इंटू वी रूल लगाऊंगा। तो पहले मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, इसको मैं मान लेते हैं u कंसीडर कर रहा हूं, इसको v कंसीडर कर रहा हूं। तो देखिए a क्या है, u है, तो पहले u का डेरिवेटिव लेंगे, मींस a का डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और b को रख दूंगा भैया कांस्टेंट। और देखिए आगे अब सेकंड सिचुएशन क्या है कि u को आप रख दीजिए कांस्टेंट, मींस a को a ही रखिए और आप क्या कर लीजिए v का डेरिवेटिव ले लीजिए। तो यहां पर b का डेरिवेटिव ले लूंगा मैं। ठीक है, तो ये u इंटू वी रूल है डिफरेंशिएशन का, ये जो है बेसिक ऐसे होता है और इसी को मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। तो देखिए u इंटू वी फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये इंटू ये एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर p के साथ, उसको मैंने एज इट इज रखा। अब इसको एज इट इज रखूंगा और इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लूंगा। सिंपली वही चीज अप्लाई कर रहा हूं, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, चीजें बहुत ही क्लियर है, वहां से उठाइए यहां पर अप्लाई कीजिए, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहां पर इसको मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये पता है पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर भी एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, जो कि मैं उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट से बनाता हूं जिस पॉइंट पर मेरी वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में प्रेजेंट होती है। तो क्योंकि हम वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और आपने बेसिकली ये चीज लिखी होगी कभी ना कभी 11th स्टैंडर्ड में, जब आप वेलोसिटी जो है किसी चीज का लिखते हो तो एक्चुअल में आप क्या लिखते हो, dx by dt लिखते हो, और उसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू dx वेक्टर अपॉन में dt। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं पोजीशन वेक्टर भी एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, जो कि आप विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से बनाते हो उस पॉइंट पर जहां पर एक्चुअल में मेरा ऑब्जेक्ट जो है प्रेजेंट है। तो ये क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जो कि वेलोसिटी होती है तो इसको मैंने वेलोसिटी लिख दी। और यहां पर देखिए इसको मैं फिर से वही फॉर्म में लिख दे रहा हूं m इंटू वी, प्लस यहां पर देखिए अब न्यूटन भैया का सेकंड लॉ आपको जो है याद करना पड़ेगा। सोचिए, थोड़ा याद आएगा, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और सोचिए, सोच सोच। तो न्यूटन भैया का सेकंड लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर मैं m को बाहर ले लूं क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, v क्रॉस वेक्टर v प्लस ये r क्रॉस f क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क का बेसिक वेक्टर डेफिनेशन क्या है, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। और यहां पर देखिए क्योंकि मेरे पास क्या है v क्रॉस वेक्टर v, तो ये चीज जो है जीरो हो गई। भैया कैसे, हमें प्रूफ चाहिए इसका, मैं बताता हूं। देखिए अगर मैं a क्रॉस b का वैल्यू लिखूं तो वो होती है ए बी साइन थीटा, और ये आई होप सो आप सभी को आता होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, a एक वेक्टर है, फिर दिलाने की कोशिश करता हूं, आई होप सो समझ जाएगा। a एक वेक्टर है, ठीक है, और ये b एक वेक्टर है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा है जो कि ये साइन थीटा का टर्म दर्शा रहा है, तो ये थीटा है एक्चुअल में। बट अभी हमारा केस देखिए आप, मेरे पास क्या है, v क्रॉस v है, इसका मतलब क्या है, v इंटू वी है, v क्रॉस v है, इसका मतलब ये दोनों टर्म सेम है। इसका मतलब ये v है, दूसरा वेक्टर भी v है, इसका मतलब क्या है, ये सेम ही वेक्टर हमारे पास दो बार है।
तो इसका मतलब सिर्फ यही वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ भैया ये बात तो क्लियर है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दूसरा वेक्टर भी मेरे पास v है, ठीक है, और एक वेक्टर तो v है ही, तो अगर मैं बात करूं उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, क्योंकि वेक्टर्स तो है सेम। तो ये हो गई v वेक्टर, ये भी हो गई v वेक्टर, और क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो अगर मैं ऐसे रख दूं ये v वेक्टर ये भी v वेक्टर, कुछ एंगल दिख रहा है क्या इनके बीच में? थीटा एग्जिस्ट कर रहा है क्या? थीटा तो 0 दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? थीटा को 0 पुट कर दूंगा तो यहाँ पर v क्रॉस v का जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। तो यहां पर फाइनली इक्वेशन में मैं क्या पुट कर दूंगा? 0 प्लस टाउ, और ये क्या है? dl बाय dt। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास जो चीज निकल कर आ रही है वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टॉर्क। और यही स्टेटमेंट मैंने बोली थी कनेक्ट करा के, किससे? लीनियर मोमेंटम से, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में मैं ये कहता हूं, या फिर सॉरी उसके लिए आप जो है न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या देखते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपकी मोमेंटम होती है, लीनियर मोमेंटम होती है, वो क्या होती है? फोर्स। वैसे ही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है टॉर्क। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं एक सिस्टम पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, मींस उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? टाउ की वैल्यू 0 है। ठीक है, टाउ की वैल्यू 0 है, तो फिर क्या हो जाएगा? dl बाई dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये dl क्या है? छोटा सा चेंज है, और वहीं अगर मैं उसे एक बड़ा चेंज कंसीडर करूं मीन्स वो डेल्टा एल है, और डेल्टा एल मान लेते हैं क्या है? L2 माइनस L1। ठीक है, ये क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो मैं मान रहा हूं कि फाइनली L2 जो है वो मेरा एंगुलर मोमेंटम था और इनिशियली L1 एंगुलर मोमेंटम था, तो चेंज कैसे निकालेंगे? L2 माइनस L1। ठीक है, तो देखिए ये 0 है, dt वहां जाएगा, वो तो 0 है ही, और मैं अगर बड़ा चेंज डेल्टा एल कंसीडर कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? L2 माइनस L1 बराबर 0। इसका मतलब क्या है? L2 बराबर L1। इसका मतलब क्या है? L2 बराबर L1 मीन्स जब टॉर्क जो है 0 होगा, मीन सिस्टम पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो फिर जो मेरा फाइनल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम के, सॉरी एंगुलर मोमेंटम के। इसका मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, क्योंकि देखिए हमने क्या बोला कि ये क्या है? सिस्टम की फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है? सिस्टम की इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। मींस जितना इनिशियली था उतना ही फाइनली भी है। क्यों? क्योंकि टॉर्क 0 है सिस्टम पर। तो यहां से ये चीज जो है क्लैरिफाई हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि सिस्टम पर भैया अगर कोई टॉर्क ही नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? कि सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो कंजर्व्ड है। ठीक है, और देखिए हमने एक रोटेटिंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या पढ़ा? I इंटू ओमेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। L2 को मैं लिख सकता हूं सिस्टम का फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू सिस्टम का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और L1 को मैं लिख सकता हूं सिस्टम का इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इनटू सिस्टम का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। तो फाइनली जो इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है भैया वो ये है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, और मेजरली सवाल इसी चीज पर बनते हैं कि आपको बोलेगा कि मेरे पास एक सिस्टम है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, वो किसी ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है? रोटेशन मोशन कर रही है। ठीक है, और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ठीक है, अब ट्विस्ट क्या आ जाता है यहां पर? क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि मैं जेंटली, बहुत ही प्यार से क्या कर रहा हूं? इस पर एक पॉइंट मास जो है प्लेस कर दे रहा हूं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेंटली। ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा कि वी आर प्लेसिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट वेरी जेंटली ऑन द डिस्क। इसका मतलब क्या है? मैं बहुत ही प्यार से रख रहा हूं,
और बहुत ही प्यार से रख रहा हूं, बहुत ही जेंटली रख रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं इस सिस्टम पर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा रहा हूं, और अगर टॉर्क नहीं लग रहा तो तुरंत क्लिक होना चाहिए। जेंटली मैं प्लेस कर रहा हूं ऐसा स्टेटमेंट में दिया है, इसका मतलब तुरंत क्लिक होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बोल दिया है यहां पर, ठीक है। और जैसे ही प्लेस कर दूंगा इस पर, तो इनिशियली क्या था, ये मान लेते हैं अगर ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा था, जैसे ही इसको जेंटली प्लेस कर दूंगा तो ओमेगा में कुछ चेंज आ जाएगा, और मान लेते हैं उसकी वजह से क्या हो गया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा 2 हो गई। तो क्वेश्चन आपको ये बोल देगा कि ओमेगा 2 बता दो मुझे। तो सिंपली क्या करोगे, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। हाँ भैया, क्लियर हो गया कि किस प्रकार का सवाल आ सकता है इस रिलेशनशिप को यूज कर कर। तो एक काम करते हैं, जेई का एक प्रीवियस ईयर का सवाल उठाते हैं, बहुत ही बढ़िया वे में सॉल्व करेंगे, तो फिर ये क्लिक हो जाएगा कि ऐसा सवाल एंगुलर मोमेंटम पर अगर सवाल आ गया तो कैसे टैकल करना है। और उसके पहले एक पॉइंट और मैं आप सभी को जो है बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं तब बताता हूं। हमने ये चीज कही है आपसे, हमने ये चीज बोला कि जब टॉर्क 0 हो गया तो dl बाई dt 0 हो गई, और टॉर्क 0 होने का इंडिकेशन क्या है कि इस सिस्टम पर कोई टॉर्क बाहर से नहीं लग रहा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक्चुअल में क्या है, dl बाई dt 0 हो रहा है, और किसी भी टर्म का डेरिवेटिव 0 कब होता है, जब वो टर्म जो है कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि L मेरा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और उस कांस्टेंट को मैं मान लेता हूं K है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिएगा, L बराबर हमें पता है I ओमेगा होता है। तो अगर मैं मान लू एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के कारण क्या हो गया, इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट हो गई, K मान ली मैंने, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू ओमेगा। अब K एक कांस्टेंट है, तो वेरिंग फैक्टर कौन सा, मींस कौन सी चीज अब चेंज हो सकती है, या तो भैया I चेंज हो सकता है या ओमेगा चेंज हो सकता है, क्योंकि K तो मेरा कांस्टेंट हो गया ना, वो तो वेरी ही नहीं कर रहा। तो वेरी करने वाली चीज इस इक्वेशन में एक्चुअल में है कौन सी, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दूसरी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको यहां पर लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा, I बराबर K बाय ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, कि कहां कहां पर जो है हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के। उसका एप्लीकेशन ये है कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाऊंगा तो मेरा ओमेगा घटेगी, और ओमेगा हमें ये भी पता है क्या होती है, 2 पाई एफ होता है। इसका मतलब क्या है, ओमेगा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, बराबर। यहां से हमें क्लियर हो रहा है ना कि अगर यहां पर ओमेगा घट रहा है, इसका मतलब ये चीज भी घट रही है, क्योंकि ओमेगा और फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं आप सभी से बात करूं तो इसका इंडिकेशन क्या है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो ओमेगा घट रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है। तो ऐसा सिचुएशन जिसमें मुझे ऐसी जरूरत पड़ जाए कि मुझे अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटाना है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो मैं फिजिक्स के एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट का यूज कर कर उस चीज को कर सकता हूं, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन जो है हमें बैलेट डांसिंग में दिखता है और स्विमिंग में भी दिखता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि अगर ये चीज बढ़ेगी, इनिशियल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ेगा तो ओमेगा घटता है, फ्रीक्वेंसी घटता है, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं, जेई का सवाल हमें जो करना है उस पर मैं आता हूं, ठीक है। तो फटाफट से मैं क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पर, फिर जो है हम उस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ बढ़ते हैं। ये जेई का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सर इतना छोटा सा क्वेश्चन लिखा है आपने, आप चीटिंग करते हो सर। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।
तो यार थोड़ा सा स्पेस कम था, इसलिए मैंने जो है क्वेश्चन को काफी छोटे मैनर में लिखा है। मैंने डायग्राम जो है वो परफेक्टली बनाया है और एक्चुअल में क्या पूछा गया है उसे यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में दो पॉइंट मासेस जो कि इस रॉड को जो है अप्रोच कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये पूछा है कि जब ये दोनों अप्रोच करने के बाद इस पर स्टिक हो जाएंगे तो इस पूरे रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी फाइनली, वो हमें एक्चुअल में बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप सो क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको यूनिफॉर्म रॉड के लिए जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि होती है ml²/12, ठीक है। और मैं जो है एक्चुअल में क्या करूंगा, नोट्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडीज के जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए वो प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें याद होनी चाहिए। अब कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है कि जब ये स्टिक हो जाएंगे तो भैया आप बता दो एक्चुअल में इस सिस्टम का क्या होगा, एक्चुअल में फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो वही टाइप का सवाल हो गया ना जो मैंने बताया था, I1 ओमेगा 1 इज टू I2 ओमेगा 2। हाँ भैया वही वाली चीज है, क्योंकि कुछ ऐसा पूछा गया है कि आप इस सिस्टम का क्या बता दो, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बता दो जब ये दोनों मासेस जो है स्टिक हो जाएंगे। तो हमें क्या कंसीडर करना है उसे समझिए पहले। यहाँ पर देखिए अगर मैं इस पूरे को एज ए सिस्टम कंसीडर करूं तो यहाँ पर एक पॉइंट मास है, यहाँ पर एक पॉइंट मास है, ठीक है। फाइनली ये दोनों स्टिक हो जाएंगे। स्टिक होने के बाद क्या होगा, रोटेशन होगा यहाँ पर, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस होगा। बट ये पूरा सिस्टम है तो उस सिस्टम के अंदर ही ये दोनों पॉइंट मास है, मीन्स बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा मैं जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो, मीन्स कोई एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर एक्ट नहीं कर रही है। मीन्स भैया मैं जो है सक्सेसफुली यहाँ पर क्या लगा सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहा हमने जो है फॉर्मूला देखा है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। बट भैया अब यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात क्या है, हमें ये तो पता है कि ओमेगा 2 हमसे पूछा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें I2 निकालना है, ओमेगा 1 निकालना है और I1 निकालना है, ठीक है। और हमें ये पता है ये एक्चुअल में क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और ये क्या है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो यहां पर अब प्रॉब्लम वाली बात क्या है हमारे लिए कि भैया हम I2 कैसे निकालें, I1 ओमेगा 1 कैसे निकालें। अब हमें ये पता है कि हम एक बॉडी के लिए जो कि रोटेट कर रही है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, I इंटू ओमेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, I1 ओमेगा 1। अब इस बॉडी को देखिए, इस यूनिफॉर्म रॉड को देखिए, क्या ये रोटेट कर रही है, नहीं भैया रोटेट नहीं कर रही है। तो आप क्या करोगे, भैया रोटेट ही नहीं कर रही है तो ओमेगा 1 तो 0 हो गया ना, क्योंकि जब रोटेट करेगी तब तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी एग्जिस्ट करेगी। अगर रोटेट ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी 0 है। तो क्या हो गया, ये आपने 0 रख दिया, तो भैया ये तो 0 हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई तो ओमेगा 2 तो 0 आ जाएगा ना। मीन्स ये रॉड जो है वो तो रोटेट ही नहीं करेगा भैया, और यहां पर आप गलत हो गए भैया। अब आपकी गलती क्या है वो समझिए, अब आप गलत क्यों हुए उस चीज को समझिए। आप ये तो देख रहे हो कि यहां पर एक बॉडी है, यहां पर एक ऐसी बॉडी रखी हुई है, रिजिड बॉडी रखी हुई है जो कि रोटेट करेगी इन दोनों पॉइंट मासेस से हिट होने के बाद। बट आप पिछले लेक्चर के कंसेप्ट को याद नहीं रख रहे, आप बेसिक कंसेप्ट हमारे जो एंगुलर मोमेंटम का था उसे याद नहीं रख रहे। इसलिए मैंने जानबूझकर लास्ट लेक्चर लिया था, वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ताकि हम डिटरमाइन कर सके डायरेक्शन को भी, और उसके अंदर जो टर्म्स यूज की थी, दोनों केसेस जो हमने लिए थे उसे आपको रिकॉल करना पड़ेगा। और अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो प्लीज यहां पर पॉज करें, इसको जाइए देख कर आइए, फिर इस सवाल को एक बार खुद से ट्राई कीजिए। थोड़ा सा
बिल्डिंग अप्रोच बिल्डिंग जो है वो बेटर हो जाएगी। आप थोड़ा सा एक स्टेप अहेड सोच पाएंगे, और वही एक स्टेप अहेड आपको सोचना है ये टर्म को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हो तो देख के आइए, वरना मेरे साथ चलिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बाद में देख लेना, बट देख लेना जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, हमें ये पता है कि एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, बट एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास इसके बजाय। जब एक बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट या फिर पॉइंट के अबाउट मैं उसका मोमेंट ले लेता हूं, तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाती है जो कि हम MVR बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम I1 ओमेगा 1 यूज नहीं करेंगे, हम MVR वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। क्या बात समझ आ रही है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब देखिए, अब यहां पर आपने बोल दिया कि MVR तो लगाएंगे, तो लगाते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये एक पॉइंट मास है और ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके बाद मींस जिस पर हिट होने के बाद एक्चुअल में जिसके अबाउट ये रोटेट करेगी। तो देखिए यहां पर ये वही वाला केस है कि ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है किसी डिस्टेंस r पर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमने मोमेंटम लिखना सीखा है, क्योंकि देखिए इसका मोमेंट मैं ले लूंगा इस पॉइंट के अबाउट, तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी। और वैसे ही यहां पर ये दूसरा पार्टिकल जो कि v2v वेलोसिटी से ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है और उसका डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले पॉइंट से, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है। तो इस पॉइंट मास का मैं मोमेंट ले लूंगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए, अब यहां पर हमें ये पता है कि भैया ये ऐसे जा रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, ये नीचे आ रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो हमें ये पता है दोनों का मोमेंट लेना है। तो मोमेंट निकाल तो लेंगे हम, क्योंकि हमें मोमेंट निकालना तो आता है। हम मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर देंगे इस गिवन डिस्टेंसेस से और हमें जो है एक्चुअल में वैल्यू तो मिल जाएगी। अब ये दोनों का जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिलेगी, उसे हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो कैसे पता चलेगा भैया? उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा भैया, वो मैं बताने नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ कि दोनों ऐड होंगे। अब कैसे होंगे उसका रीजन समझने के लिए लास्ट लेक्चर देखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए लिख रहा हूं, इसका मोमेंट ले रहा हूं ताकि एंगुलर मोमेंटम लिख सकूं। मोमेंट कैसे लेते हैं, इसका लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस प्लस m इंटू 2v इंटू l बाय 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 1 जा 2 3 जा, तो ये क्या हो गया mvl बाय 3 2 mvl बाय 3। ये एक्चुअल में फाइनली ये बचा। आइला जादू कर दिया भैया ने, कुछ जादू नहीं किया यार, सिंपली आप क्या करोगे, एक स्टेप मैंने यहां पर स्किप किया है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की टर्म्स जो है सिंपली ऐड हो जाएंगी और फाइनली 3 से 3 कटेगा, MVL आ जाएगा। तो यहां पर सक्सेसफुली मेरे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, L1 की, मींस इस सिस्टम के इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की। अब मुझे फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, I2 इंटू ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा 2 तो सवाल ने पूछा, इसको मैं हटा देता हूं। अभी मेरा सिर्फ मेन कंसर्न ये है कि मुझे I2 निकालना है। ठीक है, और फिर मैं I2 इंटू ओमेगा 2 करके फाइनली ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो I2 कैसे निकालेंगे भैया, अब फील करने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये मेरे पास देखिए, ये मेरे पास ये 2m मास की ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। तो इसकी वजह से टॉर्क किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, देखिए ये जाएगा इसको जो है, इस पर जो है एक्चुअल में स्टिक हो जाएगा। स्टिक होने के बाद क्योंकि वेलोसिटी है इसके पास,
तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, क्लॉकवाइज सेंस है। एक बार फिर से देख लीजिए, फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं पूरी, देख लीजिए एक बार, फील आनी चाहिए आप सभी को, तभी मजा आएगा। देखिए ये आई हिट करी, इस पर स्टिक हो गई, रोटेशन है देखिए किसमें है, क्लॉकवाइज सेंस में है। अब इसको लेकर आते हैं, देखिए अब यहां देखिएगा, ऊपर रखता हूं इसको मैं, देखिए ये आई स्टिक हो गई, सेंस ऑफ रोटेशन देखिए, इसके स्टिक होने के बाद टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है मेरे बॉडी को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज सेंस है, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है। इसका मतलब क्या है, जो नीचे से बॉल आई उसकी वजह से भी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, जो ऊपर से बॉल आई उसकी वजह से भी क्या हुआ, क्लॉकवाइज सेंस में मेरी ये जो रॉड है वो रोटेट हुई। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मुझे ये बताना था कि इसका एक्चुअल में जब ये दोनों हिट होकर स्टिक हो जाएंगे इस पर फाइनली, तो ये रॉड जो है रोटेट कैसे करेगी, कौन सी डायरेक्शन में करेगी, ये रोटेट करेगी क्लॉकवाइज सेंस में विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या हो गया, ये दोनों जो है यहां पर स्टिक हो गए, फाइनल सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों पॉइंट मासेस हैं। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट है एक्चुअल में जो आप सभी को दिख रहा है, और हमें ये पता है कि पॉइंट किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई डिस्टेंस पर अगर पॉइंट मास रखा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, उसका मास मल्टीप्लाइड बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, यहां पर m मास का पॉइंट मास रखा हुआ है, यहां पर 2m मास का पॉइंट मास रखा हुआ है, तो सिंपली क्या करेंगे, मास मल्टीप्लाइड बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस 2m मास के लिए है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस m मास के लिए है। तो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2m इंटू L/6 का स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है एक्चुअल में मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लिया मैंने, प्लस m इंटू L/3 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो वो बात हुई कि ये दोनों जो पॉइंट मासेस थे वो स्टिक हो गए हैं। ठीक है, और बॉडी जो है रोटेट करना स्टार्ट हो गई क्लॉकवाइज सेंस में, बट ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों पॉइंट मासेस भी उसके साथ रोटेट हुए एक्चुअल में, जिसकी वजह से उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कंसीडर करना पड़ा। बट आप इस चीज को भूल रहे हो कि ये रॉड भी तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रही है, और इस रॉड का भी जो है एक्चुअल में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो उसे भी हमें जो है कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर उसे कंसीडर करेंगे तो हमें वैल्यू पता है m इंटू L/12 इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक रॉड की जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, और मास आपको 8m दे रखा है, तो m की जगह मैं 8m रख दूंगा, तो 8m L/12। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं इसे ओपन करूं तो क्या हो गया, 2m L/36 प्लस mL/9 प्लस 8 इंटू mL/12। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या होता है, 9, 12 और 36 का एलसीएम 36। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2mL², 9 में 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 मिलेगा, तो प्लस 4mL² प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 24mL² द होल डिवाइडेड बाय 36। तो यहां पर देखिए 24 प्लस 4 28, 230, तो 30mL² बाय 36। ठीक है, किसी टेबल में आता है क्या ये, हाँ जी आता है, 6 6 6 5 तो 5/6 mL²। ये क्या आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, L1 कितना है, mvL है, L2 कितना है, I2 इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 2 हमें फाइंड करना है, एज इट इज लिख दिया। I2 की वैल्यू हमारे पास है 5/6 mL²।
ठीक है, अब देखिए, अब फाइनली ओमेगा 2 बस निकालना है, m से m कटेगा, ठीक है, और यहां पर देखिए l से एक l कटेगा, तो आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 6v/5l इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये सवाल क्लियर है? होना चाहिए यार, मैंने काफी डेप्थ में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, हर एक पॉइंट पर इस रॉड में एक्चुअल में हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, ये भी जो है मैंने सिखाने की पूरी कोशिश की है, कैलकुलेशन भी पूरी अच्छे से बताई है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, तो भी फिर भी। अब देखिए यहाँ पर फाइनली वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे जो है एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई में, ठीक है, और ऐसे एक्चुअल में आपको जो है अप्रोच करना पड़ेगा किसी भी जो आपका क्वेश्चन दिया होगा एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, और आपको खुद से एक्चुअल में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया एक्सटर्नल टॉर्क लग रही है सिस्टम पर या फिर नहीं लग रही। अगर नहीं लग रही तो आपको ये समझ जाना है कि आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से उस सवाल को अप्रोच करोगे, और क्या करोगे, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, ठीक है, उन वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करोगे। और यहाँ पर देखिए एक ट्विस्ट था, यहाँ पर I1 ω1 डायरेक्टली नहीं लगा सकते थे आप, क्योंकि आपके पास पॉइंट मासेस थी जो कि ट्रांसलेशन मोशन कर रही थी। तो आपको क्या करना पड़ा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करना पड़ेगा, उसका मोमेंट लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से फाइनली आपको जो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का मिलेगा, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा रहेगा तो वो चीज आई होप सो क्लिक की होगी, और अगर नहीं देखा तो यार देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और डायरेक्शन में क्यों हमने कंसीडर किया, दोनों को ऐड कर दिया, वो मैंने नहीं बताया यहाँ पर, वो क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में काफी अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया है। क्योंकि उसे देखने के बाद जब आप यहाँ पर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी का यूज करके जब राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपको जो है खुद से ही पता चल जाएगा कि डायरेक्शन एक्चुअल में आएगी क्या। तो आई होप सो ये सवाल जो है आप सभी को बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हुआ होगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम जो है रोटेशनल डायनेमिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, चीजों को जो है और अच्छे से समझेंगे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।